नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारी MPPSC प्रीलिम्स 2023 की स्पेशल मैराथन सीरीज की 6वीं क्लास है, जिसके अंतर्गत आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप। इसके अंतर्गत भूवैज्ञानिक संरचना, भौतिक प्रदेश एवं राज्य के प्रमुख पर्वत। के बाद सेकंड टॉपिक रहेगा मध्य प्रदेश का जलवायु, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे मध्य प्रदेश में जलवायु के प्रकार, ऋतुएं, तापमान वितरण एवं वर्षा वितरण। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आइए सबसे पहले जान लेते हैं मध्य प्रदेश का भौगोलिक परिदृश्य। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है? 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 मिनट 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक एवं 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ए और बी दोनों इसका सही जवाब है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब होगा। राज्य की वर्तमान भौगोलिक स्थिति है 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक तथा 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों, यह प्रश्न MPPSC 2010 के अलावा और भी कई एग्जाम से पूछा गया है। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। आपको कई बुक्स में 250 वर्ग किलोमीटर भी देखने को मिल सकता है, बाकी 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। राज्य का कुल क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। अन्य स्रोत के हिसाब से 3,08,245 भी देखने को मिलता है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। मध्य प्रदेश पूर्व से पश्चिम तक 870 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है तथा उत्तर से दक्षिण तक 605 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? MP पटवारी 2012 एवं MP पटवारी 2023 में पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश कुल 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है और इनका डिटेल्स वीडियो में अपन आगे डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से मिलती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, मध्य प्रदेश अपनी सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ साझा करता है, और अगर सबसे कम की बात की जाए तो गुजरात राज्य के साथ मध्य प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की न्यूनतम सीमा किस राज्य से मिलती है? तो जैसा कि अभी अपन ने डिस्कस किया, गुजरात के साथ मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा या न्यूनतम सीमा मिलती है, और उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मिलती है। आइए जान लेते हैं इसका डिटेल्स। मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले, इस तरफ है सीमावर्ती जिले और इस तरफ है सीमावर्ती राज्य और इस तरफ है जिले। उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश सिंगरौली, सागर, गुना, दतिया, शिवपुरी, सीधी, रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर एवं भिंड जिले की सीमा साझा करता है, और इसके अलावा याद रखिएगा निमाड़ी भी। इतने जिलों के साथ उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा लगती है। इसके बाद है राजस्थान। राजस्थान के साथ मुरैना, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, श्योपुर, आगर मालवा की सीमा राजस्थान राज्य के साथ लगती है। फिर अगर बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो याद रखिएगा खरगोन, बड़वानी, बैतूल, खंडवा, छिंदवाड़ा, सिवनी एवं बालाघाट की सीमा महाराष्ट्र राज्य के साथ लगती है। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो सीधी, शहडोल, बालाघाट, मंडला एवं डिंडोरी की सीमा छत्तीसगढ़ राज्य के साथ लगती है। दोस्तों, कल की वीडियो का हमारा टॉपिक था मध्य प्रदेश का पुनर्गठन एवं विभाजन, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जिलों के बारे में मैंने काफी डिटेल से डिस्कस किया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को भी एक बार जरूर देखिएगा। फिर है गुजरात। गुजरात के साथ झाबुआ एवं अलीराजपुर की सीमा मध्य प्रदेश साझा करता है। तो सबसे कम गुजरात और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सीमा गुजरात के किस जिले से मिलती है? तो याद रखिएगा, गुजरात के बड़ोदरा जिले से मध्य प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। पश्चिमी तथा पूर्वी सीमाएं क्रमशः गुजरात एवं मैकाल कैमूर की श्रेणियों द्वारा निर्धारित की जाती हैं। राज्य की सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से मिलती है तथा मध्य प्रदेश की सीमा गुजरात के बड़ोदरा जिले से मिलती है। कर्क रेखा नर्मदा नदी के समानांतर प्रदेश को 2 बराबर भागों में बांटती है। मध्य प्रदेश राज्य अपनी सीमाएं कुल 5 राज्यों के साथ साझा करता है। और याद रखिएगा, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। यह प्रश्न भी पूछा जाता है। इसी प्रश्न के बारे में अपन बात कर रहे थे। कर्क रेखा
प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जिनके नाम है कर्क रेखा पर स्थित मध्य प्रदेश के जिले निम्नलिखित हैं 14: रतलाम, शाजापुर, भोपाल, रायसेन, दमोह, कटनी, शहडोल, उज्जैन, राजगढ़, विदिशा, सागर, जबलपुर, उमरिया एवं अनूपपुर से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसके अलावा याद रखिएगा भोपाल संभाग ऐसा एकमात्र संभाग है जिसके सभी जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, और यह प्रश्न भी काफी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में किस युग की चट्टानों के साक्ष्य नहीं मिलते? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में आर्य समूह, पुराण संघ एवं धारवाड़ समूह के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन द्रविड़ संघ के साक्ष्य मध्य प्रदेश में कहीं प्राप्त नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। और दोस्तों यह सभी प्रश्न पहले कई एग्जाम से पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स में इनके आने की काफी संभावना है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में कोयला किस समूह की चट्टानों में पाया जाता है? ऑप्शन है कडप्पा समूह, विंध्य समूह, गोंडवाना समूह या धारवाड़ समूह। तो याद रखिएगा अगर बात कोयले की जाती है तो मध्य प्रदेश में गोंडवाना समूह की चट्टानों से कोयला प्राप्त होता है। गोंडवाना समूह से दोस्तों काफी प्रश्न बनते हैं, तो आइए गोंडवाना समूह के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। गोंडवाना सैल समूह, गोंडवाना सैल समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश के प्रमुख रूप से सतपुड़ा क्षेत्र तथा बघेलखंड के पठार में मिलती हैं, जहां यह सैल समूह एक अर्धवृत्त के रूप में उत्तर में सीधी से लेकर दक्षिण में रायगढ़ तक विकसित है। इस समूह की चट्टानों में एक रूपता मिलती है, इसके किनारे ध्रांसित होते हैं। गोंडवाना सैल समूह के गठन में बहुत अधिक भिन्नता मिलती है। इसमें मोटी और महीन बालू मिट्टी आदि परतें निरंतर एक दूसरे में बदलती हैं। मध्य प्रदेश की गोंडवाना सैल समूह की चट्टानों का अध्ययन निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित करके किया जाता है। सबसे पहले है लोअर गोंडवाना सैल समूह। लोअर गोंडवाना सैल समूह को तालचीर के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्य रूप से सोन एवं महानदी घाटी एवं सतपुड़ा के क्षेत्र में मिलते हैं। इनकी 10 से 122 मीटर मोटी बनावट से भूवैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि इनका परिवहन हिम यानी कि बर्फ तथा जल दोनों के द्वारा किया गया है। इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि उस काल में यह क्षेत्र शीत युग के प्रभाव में था तथा पैंच घाटी तथा मोहपानी के कोयला क्षेत्र तालचीर सैल समूह के अंतर्गत ही आते हैं। फिर है मध्य गोंडवाना सैल समूह। मध्य प्रदेश के मध्य गोंडवाना सैल समूह का समुचित विकास सतपुड़ा क्षेत्र में हुआ है। सतपुड़ा क्षेत्र के चारों तरफ पचमढ़ी, दैनवा तथा बागरा में इस समूह की चट्टानें मिलती हैं। पचमढ़ी क्षेत्र में महाकाय मोटी सतहों वाला बालू का पत्थर मिलता है। इसमें लोहे की अधिकता के कारण यह पीले और लाल रंग का होता है। पचमढ़ी सैल के ऊपर देवना का आवरण स्थित है। याद रखिएगा यह प्रश्न काफी पूछा जाता है कि देवना का आवरण कहां स्थित है। फिर आता है अपर गोंडवाना समूह। अपर गोंडवाना सैल समूह सतपुड़ा तथा बघेलखंड दोनों क्षेत्रों में मिलते हैं। इनमें अधिकतर बलुआ पत्थर और सैल मिलते हैं। साथ ही इनमें कोयले की प्रत्यय तथा वनस्पति पदार्थ और एवं चूने के पत्थर की परतें भी मिलती हैं। सतपुड़ा क्षेत्र में इसके चौगान तथा जबलपुर स्तर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की सर्वोच्च ऊंची चोटी धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की ऊंचाई है 1352 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ महादेव पर्वत पर स्थित है, जो कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का निर्माण ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट की चट्टानों से हुआ है। प्रदेश में इसका विस्तार नर्मदा नदी के दक्षिण में विंध्याचल से समानांतर 1120 किलोमीटर की लंबाई में है। पूर्व में यह राजपीपला की पहाड़ियों से शुरू होकर पश्चिम में पश्चिमी घाट तक फैला हुआ है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, यह पर्वत 700 मीटर से लेकर 1350 मीटर तक ऊंचा है, लेकिन इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ जिसकी ऊंचाई 1352 मीटर है, पचमढ़ी के पास महादेव पर्वत पर स्थित है। प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी इसी पर्वत की महादेव श्रेणी पर स्थित है। याद रखिएगा यह प्रश्न भी काफी पूछा जाता है, पचमढ़ी किस श्रेणी पर स्थित है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की महादेव श्रेणी पर पचमढ़ी स्थित है और धूपगढ़ भी महादेव पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा पॉइंट है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से धारवाड़ सैल समूह से प्राप्त
मुख्य खनिज कौन से हैं? ऑप्शन है मैग्नीज एवं संगमरमर, संगमरमर एवं एस्बेस्टस, कोयला एवं लौह अयस्क एवं गेरू एवं डायस्पर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है धारवाड़ सेल समूह के बारे में पूछा गया है, जिससे मैग्नीज एवं संगमरमर मुख्य रूप से प्राप्त होता है। धारवाड़ अगर सेल समूह की बात की जाए तो धारवाड़ समूह की चट्टानों का निर्माण आद्य महाकल्प की चट्टानों के अपरदन से निकले पदार्थों द्वारा हुआ है। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण इनका कायांतरण होने से यह चट्टानें अधिकतर फाइलाइट, सिस्ट एवं स्लेट के रूप में पाई जाती हैं। प्राचीन चट्टानों के अपरदन से बनने के कारण इनमें भी जीवाश्म नहीं मिलते। प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से जीवाश्म किसमें नहीं मिलते, तो याद रखिएगा धारवाड़ सेल समूह में जीवाश्म नहीं मिलते। मध्य प्रदेश में धारवाड़ समूह की चट्टानें मुख्य रूप से जबलपुर, बालाघाट तथा छिंदवाड़ा में मिलती हैं। जबलपुर में इस सेल समूह का रबेदार डोलोमाइट चूने का पत्थर जिसे संगमरमर कहा जाता है नर्मदा नदी घाटी में पाया जाता है। छिंदवाड़ा में धारवाड़ सेल समूह कौसर सीरीज, सिकोली सीरीज के रूप में पाई जाती है। इसमें मैग्नीज निष्पेक्ष मिलते हैं। बालाघाट तथा अन्य निकटवर्ती भागों में धारवाड़ चट्टानों में चिपली सीरीज के रूप में उपस्थित रहते हैं, जिसमें अत्यधिक मोटी स्लेट तथा फाइलाइट की सतह मिलती हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकट उत्तर में स्थित है? तो याद रखिएगा इनमें से रतलाम कर्क रेखा के उत्तर में निकट स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है महादेव पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो जैसा कि अभी अपन ने डिस्कस किया, महादेव पहाड़ियां मध्य प्रदेश में स्थित है। महादेव श्रेणी सतपुड़ा पर्वत के मध्य विस्तार को कहते हैं। प्रदेश में इसका विस्तार छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिवनी तथा होशंगाबाद जिलों में है। इसका निर्माण बलुई पत्थर एवं क्वार्ट्ज चट्टानों से हुआ है। प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पचमढ़ी एवं धूपगढ़ इसी श्रेणी पर स्थित हैं। यहाँ उष्णकटिबंधीय वन विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। यह प्रश्न काफी पूछा जाता है कि सतपुड़ा या पचमढ़ी रेंज में किस तरह के वन पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय वन। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा एवं ताप्ती की दरार घाटियों के बीच राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी एवं मैकाल श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। पूर्व में इसका विस्तार छोटा नागपुर पठार तक फैला हुआ है। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई एग्जाम से पहले पूछा जा चुका है। याद रखिएगा विंध्याचल एवं सतपुड़ा के मध्य स्थित है नर्मदा नदी घाटी। इसके अलावा ऑप्शन देखिएगा विंध्याचल एवं पूर्वी घाट, सतपुड़ा एवं पश्चिमी घाट, विंध्याचल एवं अरावली, और ऑप्शन है विंध्याचल एवं सतपुड़ा। नर्मदा सोन घाटी के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में नर्मदा तथा सोन नदी की संकरी घाटी के मध्य का भाग नर्मदा सोन की घाटी कहलाती है। यह घाटी मध्य प्रदेश का सबसे निचला भाग है। यहाँ गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। महादेव एवं सतपुड़ा श्रेणी पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। इस श्रेणी में गेहूं, कपास, ज्वार, चावल, बाजरा आदि फसलें उगाई जाती हैं। नर्मदा घाटी में चूने, पत्थर, फायर किले, गेरू, संगमरमर, मैग्नीज आदि प्रमुख खनिज पाए जाते हैं। सोन नदी की घाटी में चूने का पत्थर तथा कोयला पाया जाता है। इस घाटी के प्रमुख नगर हैं जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, खंडवा तथा खरगोन। नर्मदा घाटी विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मध्य प्रदेश एक स्थल रुद्ध राज्य है। स्थल रुद्ध यानी कि कहीं भी समुद्री या अंतरराष्ट्रीय सीमा इससे नहीं लगती, तो यह सही है। स्थल रुद्ध का मतलब होता है लैंड लॉक्ड। कर्क रेखा राज्य के मध्य से होकर गुजरती है, यह भी सही है। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से मिलती है, यह भी सही है, अपन ने अभी डिस्कस किया। राज्य का क्षेत्रफल देश का लगभग 9.6% है, यह कथन गलत है। याद रखिएगा 9.38% है देश के कुल क्षेत्रफल का मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। मध्य प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल 3,08,200 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। अगला प्रश्न है मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों सिगार चोटी मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा याद रखिएगा गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है और जानापाव की पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न
इसके बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के मध्य पश्चिमी भाग को मालवा पठार के नाम से जाना जाता है। कर्क रेखा इसे दो बराबर भागों में विभाजित करती है। प्रश्न पूछा जाता है कर्क रेखा किसे दो बराबर भागों में विभाजित करती है, तो याद रखिएगा मालवा के पठार को। इस पठार पर क्रिटेशियन काल के दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन तथा लावा के साक्ष्य मिलते हैं। यह भी प्रश्न पूछा जाता है मध्य प्रदेश में लावा के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो याद रखिएगा मालवा पठार से। समुद्र तल से मालवा पठार की औसत ऊंचाई है 500 मीटर, परंतु इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी की ऊंचाई है 881 मीटर। इसका हाइट भी याद रखिएगा 881 मीटर। इस प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है तथा इस क्षेत्र में प्रमुख नदियां हैं छिप्रा, बेतवा, सोनार एवं चंबल। काली मिट्टी की प्रमुखता के कारण इस क्षेत्र की मुख्य फसलें हैं गेहूं एवं कपास एवं अधिकतर लोग यहां कृषि और पशुपालन करते हैं। यह प्रदेश का मुख्य औद्योगिक क्षेत्र भी है। मालवा पठार के प्रमुख नगर हैं इंदौर, भोपाल, उज्जैन, सागर, रतलाम, देवास, विदिशा एवं धार। याद रखिएगा यहां मालवा की बात नहीं की जा रही है, मालवा पठार की बात हो रही है। तो मालवा पठार में इंदौर, भोपाल, उज्जैन, सागर, रतलाम, देवास, विदिशा एवं धार जिले आते हैं। अगला प्रश्न है नौगांव किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है बुंदेलखंड, चंबल अप आंध्र प्रदेश, बघेलखंड पठार या मालवा का पठार। तो याद रखिएगा नौगांव बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। आइए बुंदेलखंड पठार के बारे में शॉर्ट में जान लेते हैं। बुंदेलखंड का पठार मध्य उच्च भूमि के उत्तरी भाग को कहते हैं। इसमें मध्य प्रदेश के पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया, शिवपुरी एवं गुना जिलों के कुछ भाग आते हैं। यह पठार बुंदेलखंड नीच नामक प्राचीन चट्टानों के अपर्दन से बना है। इस प्रदेश की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है। इस क्षेत्र में काली मिट्टी तथा लाल मिट्टी के मिश्रण से बनी हुई बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है। यहाँ के उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनों में सागौन, साज, तेंदू, खैर, नीम, महुआ आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 123 से 186 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कृषि एवं पशुधन इस क्षेत्र के प्रमुख व्यवसाय हैं। इस प्रदेश के प्रमुख नगर हैं दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, नौगांव, चंदेरी आदि। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश राज्य का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? तो जैसा कि अभी अपन ने डिस्कस किया, उत्तर से दक्षिण पूछा गया है, तो 605 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण मध्य प्रदेश का विस्तार है। और इसके अलावा याद रखिएगा 870 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम है। मध्य प्रदेश का पूर्व से पश्चिम 870 और उत्तर से दक्षिण 605। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ विभाजन से पहले मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर था, लेकिन 1 नवंबर वर्ष 2000 के बाद से, यानी कि छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसके अलावा ये याद रखिएगा पहले स्थान पर है राजस्थान, जिसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। फिर है मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। फिर है तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। और चौथे स्थान पर है उत्तर प्रदेश 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अबू शिखर की ऊंचाई कितनी है? याद रखिएगा प्रश्न में पूछा गया है अरावली की सबसे ऊंची चोटी अबू शिखर, यानी कि मध्य प्रदेश में इसकी सबसे ऊंची चोटी है अबू शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1158 मीटर। और याद रखिएगा अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर, जो कि राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में माउंट आबू के पास स्थित है और इसकी ऊंचाई है 1727 मीटर। क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा, अगर अरावली की सबसे ऊंची पूछी है तो गुरु शिखर 1727, और अगर मध्य प्रदेश में सबसे ऊंची पूछी है तो अबू शिखर 1158। अरावली पर्वतमाला मालवा के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। मध्य प्रदेश की बात की जा रही है। इन पर्वतों के ढाल काफी तीव्र और सिरे से चपटे हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला पृथ्वी की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है, याद रखिएगा। इसका विस्तार उत्तर दक्षिण दिशाओं में दिल्ली के पास से गुजरात में अहमदाबाद तक 800 किलोमीटर है। दिल्ली के पास इस
इसे दिल्ली की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अबू शिखर है, मध्य प्रदेश में 1158 मीटर। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो कि सीहोर जिले में स्थित है, सीहोर जिले राजस्थान में, जो कि 1727 है, यहाँ थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है, 1727 मीटर है। और कई बुक्स में आपको यह 1722 लिखी भी दिख सकती है। अरावली का पश्चिम क्षेत्र मारवाड़ और पूर्वी भाग मेवाड़ कहलाता है, याद रखिएगा। यह प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है, किस पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी क्षेत्र मारवाड़ कहलाता है या पूर्वी भाग मेवाड़ कहलाता है? तो याद रखिएगा अरावली। और हाइट याद रखिएगा 1727 और 1722, यह दोनों सही है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा किस पठार को दो बराबर भागों में बांटती है? तो दोस्तों अभी अपन ने डिस्कस किया, कर्क रेखा मालवा के पठार को दो बराबर भागों में बांटती है। अगला प्रश्न है, जीवाश्म के अवशेष कहां नहीं मिलते? तो जैसा कि अभी अपन ने डिस्कस किया, धारवाड़ समूह में जीवाश्म के अवशेष नहीं मिलते। अगला प्रश्न है, पचमढ़ी किस श्रेणी पर अवस्थित है? तो जैसा कि अपन ने डिस्कस किया, पचमढ़ी महादेव पर्वत श्रेणी पर स्थित है और धूपगढ़ पचमढ़ी में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बाघ सीरीज किसे कहा जाता है? तो दोस्तों क्रिटेशियन कल्प को बाघ सीरीज भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगर बात की जाए क्रिटेशियन कल्प या क्रिटेशस कल्प की, तो मध्य प्रदेश में क्रिटेशियस कल्प के साक्ष्य नर्मदा घाटी में मिलते हैं। नर्मदा घाटी में नदी तथा एस्चुरी के निष्पेक्षण से बने सेल समूह मिलते हैं, जिन्हें बाघ सीरीज कहा जाता है। मध्य प्रदेश के अन्य भागों में बिखरे हुए अपेक्षाकृत नए विक्षेपणों को लमेटा सीरीज के नाम से पुकारा जाता है, याद रखिएगा। बाकी क्षेत्रों में अगर है तो उन्हें लमेटा सीरीज कहा जाता है। और नर्मदा नदी की एस्चुरी के निक्षेपण से बने हैं तो उन्हें बाघ सीरीज कहा जाता है। इनमें सिलिका मिश्रित चूने के पत्थर, मिट्टी मिश्रित बालू के पत्थर, ग्रेट तथा क्ले प्रमुख सेल हैं। इन चट्टानों के कुछ जीवाश्म के अवशेष भी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के मध्य पश्चिमी भाग को जाना जाता है। दोस्तों मध्य पश्चिमी भाग की बात की जा रही है और याद रखिएगा मालवा का पठार मध्य प्रदेश का मध्य पश्चिमी भाग है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किसका भाग है? एमपीपीएससी 2010 और इसके अलावा भी कई एग्जाम से पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश है भाग गोंडवाना लैंड का, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। मध्य प्रदेश पूर्णतः भू आवेष्टित राज्य है। राज्य की सीमा ना तो किसी समुद्री सीमा को छूती है और ना ही किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को। भूवैज्ञानिक दृष्टि से राज्य सर्वाधिक प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है। दक्षिण पूर्व क्षेत्र मध्य प्रदेश का गोंडवाना क्षेत्र कहलाता है। भौतिक संरचना की दृष्टि से भारत के पठार का उत्तरी भाग राज्य के अंतर्गत आता है। गोंडवाना सेल समूह को लोअर गोंडवाना, मध्य गोंडवाना तथा अपर गोंडवाना समूह में बांटा गया है, जिनके बारे में अपन ऊपर अभी डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गोंडवाना लैंड कहलाता है? यह प्रश्न भी 2010 के एमपीपीएससी में पूछा गया था और याद रखिएगा मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्व क्षेत्र गोंडवाना लैंड के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत को किस पहाड़ी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों थ्योरी से ही सारे क्वेश्चन जे एग्जाम्स में आए हैं और अभी अपन ने डिस्कस किया, दिल्ली की पहाड़ी के रूप में जाना जाता है अरावली की पर्वत श्रेणी को। अगला प्रश्न है, लोअर गोंडवाना सेल समूह को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों लोअर गोंडवाना सेल समूह को तालचीर के नाम से जाना जाता है, जहां पर मुख्य रूप से कोयला पाया जाता है। अगर बात की जाए लोअर गोंडवाना सेल समूह की, तो लोअर गोंडवाना सेल समूह को तालचीर के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्य रूप से सोन महानदी घाटी एवं सतपुड़ा के क्षेत्र में मिलते हैं। इनकी 10 से 122 मीटर मोटी बनावट इससे भूवैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि इनका परिवहन हिम तथा जल दोनों द्वारा किया गया है। इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि उस काल में यह क्षेत्र शीत युग के प्रभाव में था तथा पैंच घाटी तथा मोह पानी के कोयला क्षेत्र तालचीर सेल समूह के अंतर्गत ही आते हैं। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों यह सभी प्रश्न पहले कई एग्जाम से पूछे जा चुके हैं और याद रखिएगा अनूपपुर, सागर, राजगढ़, इसके अलावा 14 जिलों से होकर मध्य प्रदेश की कर्क रेखा गुजरती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, यह सभी।
अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी मानी जाती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, अरावली पर्वत श्रृंखला पृथ्वी की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। और दोस्तों यह सभी प्रश्न एग्जाम्स में पहले आ चुके हैं, जो कि अपन ने थ्योरी में भी डिस्कस किए। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई 1352 मीटर है, सतपुड़ा की ही सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा, जो कि सतपुड़ा पर स्थित महादेव पर्वत पर स्थित है। अगला प्रश्न है, नर्मदा व सोन घाटी का निर्माण किस समूह के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा, नर्मदा तथा सोन घाटी का निर्माण त्रियतक समूह के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगर बात की जाए त्रियतक सैल समूह की, तो त्रियतक सैल समूह में गोंडवाना महाद्वीप टूटकर छोटे छोटे भागों में विभाजित हो गया था तथा उसके बीच का भाग समुद्र के नीचे डूब गया था। इस समय दक्कन के पठार को वर्तमान आकार मिला तथा टैथिस सागर का विशाल निक्षेपण मोड़दार पर्वत के रूप में ऊपर उठकर हिमालय पर्वत बना। अंतर्भौमिक क्रियाओं का प्रभाव दक्षिणी मध्य प्रदेश पर भी पड़ा। आइए अब जान लेते हैं मध्य प्रदेश के जलवायु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? ऑप्शन है पचमढ़ी, मुरैना, सीधी या शहडोल। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी में दर्ज की जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राज्य के दक्षिण पूर्वी हिस्से में औसत वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इस क्षेत्र में स्थित पचमढ़ी, महादेव पर्वत, मंडला, सीधी तथा बालाघाट में अधिक वर्षा होती है। अधिक वर्षा होने का प्रमुख कारण है नर्मदा नदी घाटी से आने वाली अरब सागरीय मानसूनी शाखा। सबसे अधिक औसत वर्षा पचमढ़ी में दर्ज की जाती है और याद रखिएगा 212.1 सेंटीमीटर तक वर्षा पचमढ़ी में दर्ज की जाती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं। ऑप्शन है भिंड, मुरैना, ग्वालियर या उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा, यह तीनों जिले मध्य प्रदेश में कम वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, भिंड, मुरैना एवं ग्वालियर। इस क्षेत्र में औसत वर्षा 75 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर के बीच होती है। प्रदेश के उत्तरी पूर्वी जिले इस क्षेत्र में आते हैं। मध्य उच्च पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा, पन्ना पठार में औसत वर्षा होने का कारण वायुमंडलीय आर्द्रता का कम होना एवं क्षेत्रीय स्थलाकृति का प्रभाव है। सबसे कम औसत वर्षा 55 सेंटीमीटर भिंड जिले के गौहद में पाई जाती है। याद रखिएगा, यह प्रश्न काफी पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में सबसे कम औसत वर्षा कहां होती है। तो भिंड जिले की तहसील है गौहद, जहां 55 सेंटीमीटर सबसे कम औसत वर्षा दर्ज की जाती है। अगला प्रश्न है, मई माह में न्यूनतम तापमान मध्य प्रदेश में कहां दर्ज किया जाता है? ऑप्शन है बालाघाट, सिवनी, झाबुआ या पचमढ़ी। तो याद रखिएगा, मई का महीना मध्य प्रदेश में सबसे गर्म महीना माना जाता है और इस महीने में पचमढ़ी में तापमान सबसे कम होता है। राज्य में तापमान सूर्य की स्थिति की अपेक्षा समुद्र की निकटता तथा समुद्र तल से ऊंचाई से अधिक प्रभावित होता है, परंतु औसत तापमान सूर्य ताप से अधिक प्रभावित होता है। 21 मार्च को सूर्य के उत्तरायण होते ही संपूर्ण राज्य में तापमान बढ़ने लगता है, लेकिन राज्य में तापमान का विस्तार क्षेत्रीय कारकों की भिन्नता के कारण असमान होता है। मार्च से मई तक तापमान तेजी से बढ़ता है। राज्य में मई माह का सर्वाधिक तापमान खजुराहो में तथा सबसे कम तापमान पचमढ़ी में अंकित किया जाता है। राज्य में उत्तरी और पश्चिमी जिलों में मई का तापमान अधिकतम होता है तथा दक्षिण पूर्व की ओर कम होता जाता है। जून में मानसून आ जाने के कारण प्रदेश में मई का औसत तापमान जून से अधिक रहता है। प्रदेश में सर्वाधिक तापमान गंजबासौदा में 47 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। वर्ष 2014 में सर्वाधिक तापमान 49 डिग्री सेंटीग्रेड भिंड में रहा और 2022 में छतरपुर जिले के नौगांव में सर्वाधिक तापमान 48 डिग्री सेल्सियस अंकित किया गया एवं वर्ष 2023 में खरगोन जिले में 47 डिग्री सेल्सियस प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा। याद रखिएगा, खरगोन 2023 में। आपको कई बुक्स में यह डिफरेंट मिल सकते हैं। कई जगह मध्य प्रदेश का सबसे गर्म जिला आपको गंजबासौदा देखने मिल सकता है, कई जगह छतरपुर और कई जगह खरगोन। याद रखिएगा, क्योंकि यह अलग अलग वर्ष का तापमान है और 2023 का याद रखिएगा खरगोन जिला सबसे गर्म जिला रहा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की एकमात्र ऋतु वेधशाला कहां स्थित है? दोस्तों यह प्रश्न पहले कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की एकमात्र ऋतु वेधशाला इंदौर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की जलवायु है
ऑप्शन है आर्द्र, समशीतोष्ण, शुष्क या शीतोष्ण। तो याद रखिएगा, अगर बात मध्य प्रदेश की जाए तो मध्य प्रदेश की जलवायु है समशीतोष्ण मानसूनी प्रकार की। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। किसी क्षेत्र विशेष की दीर्घकालीन मौसमी दशाओं के समग्र रूप को जलवायु कहते हैं। जलवायु, राज्य की जलवायु सामान्यतः मानसूनी प्रकार की है, परंतु कर्क रेखा द्वारा राज्य को दो बराबर भागों में बांटने तथा राज्य के विशाल आकार के कारण राज्य के भिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु दशाएं पाई जाती हैं। मुख्य रूप से राज्य की जलवायु समशीतोष्ण मानसूनी प्रकार की है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को क्या कहा जाता है? ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी के महीने को मध्य प्रदेश में योनाला नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु या शीत ऋतु में होने वाली बरसात को मावठ नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु मार्च से प्रारंभ होकर मध्य जून तक रहती है। राज्य में ग्रीष्म ऋतु को योनाला कहा जाता है। इस ऋतु में संपूर्ण मध्य प्रदेश में आकाश स्वच्छ रहता है तथा धूल भरी हवाएं चलती हैं, जिन्हें लू कहा जाता है। राज्य में शीत ऋतु का काल नवंबर से फरवरी के बीच होता है। 23 सितंबर से सूर्य के दक्षिणायन होने के साथ ही औसत तापमान कम होने लगता है। रात्रि का तापमान गिरने से ऊंचे पथरी या पठारी और पहाड़ी भागों में स्थानीय रूप से पाला या कोहरा होता है। दिसंबर जनवरी के महीने में पश्चिमी विक्षोभ से राज्य के उत्तरी पश्चिमी भागों में हल्की वर्षा होती है, जिसे मावठ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस माह में पाया जाता है? याद रखिएगा, तापमान नहीं तापांतर पूछा गया है, यानी दिन और रात के तापमान का डिफरेंस। और याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में मार्च महीने का तापांतर सबसे अधिक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। प्रदेश में औसत अधिकतम तापमान मई में तथा औसत न्यूनतम तापमान दिसंबर में पाया जाता है। 21 मार्च तक सूर्य की स्थिति बदलने से तापमान पुनः बढ़ने लगता है। प्रदेश के सभी भागों में दैनिक तापांतर मार्च से सबसे अधिक होता है, क्योंकि इस काल में आकाश स्वच्छ तथा आर्द्रता कम पाई जाती है। इस तरह प्रदेश में तापमान के वितरण की व्यापक असमानता देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, शीतकाल पूछा गया है और पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को मावठ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पचमढ़ी में औसत वर्षा कितनी होती है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी में दर्ज की जाती है और याद रखिएगा 212.3 सेंटीग्रेड तक औसत वर्षा होती है पचमढ़ी में। अगला प्रश्न है, मालवा पठार पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो याद रखिएगा, मालवा पठार की अगर बात की जाए तो इधर शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। मालवा पठार क्षेत्र में राज्य की जलवायु का स्वरूप उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु की तुलना में थोड़ा सा शुष्क महाद्वीपीय रूप है। यह औसत दैनिक तापमान गर्मियों में 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 42.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक तथा सर्दियों में 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 12.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इस क्षेत्र में सबसे अधिक गर्म महीना मई का महीना होता है। अधिकतर वर्षा अरब सागर के मानसूनों से होती है। वर्षा का वितरण दक्षिण पूर्व क्षेत्र से उत्तर पूर्व की ओर घटता जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में कितने डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा मध्य प्रदेश को दो बराबर भागों में विभाजित करती है? दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके आने की काफी संभावना है। याद रखिएगा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा मध्य प्रदेश को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। अगला प्रश्न है, मालवा पठार का सबसे गर्म महीना कौन सा है? तो जैसा कि अभी अपन ने डिस्कस किया, मालवा पठार का सबसे गर्म महीना है मई का महीना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी में होती है, यह सत्य है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा शहडोल में होती है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, क्योंकि न्यूनतम वर्षा भिंड जिले की गौहद में होती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान गंजवासोदा में दर्ज किया जाता है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान पचमढ़ी में अंकित किया जाता है। राज्य का पश्चिमी क्षेत्र निम्न वर्षा वाला क्षेत्र है, जहां औसत 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस क्षेत्र में निम्न वर्षा होने का प्रमुख कारण मानसून की आर्द्रता से न्यून होना है।
दक्षिणी पूर्वी मानसून यहां तक पहुंचते पहुंचते आर्द्रता रहित या न्यून आर्द्रता से युक्त रहता है। राज्य के नीमच, मंदसौर, रतलाम, धार, झाबुआ आदि जिले इस क्षेत्र में आते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे कम औसत वर्षा भिंड जिले में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से सत्य कथन का चुनाव कीजिए। मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, यह कथन सत्य है। राज्य में ऋतु वेधशाला इंदौर में स्थित है, यह भी सत्य है। बघेलखंड पठार पर औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है, यह भी कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, मावट क्या है? घास, जलवायु का प्रकार, वनस्पति का प्रकार या वर्षा का प्रकार? तो याद रखिएगा मावट शीत ऋतु यानी कि ठंड के मौसम में होने वाली वर्षा का प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो जैसा अभी अपन ने डिस्कस किया, मध्य प्रदेश में समशीतोष्ण मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और याद रखिएगा, अगर आपसे स्पेशली मालवा का पूछा जाए तो शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की मालवा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, रतलाम, नीमच किस वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, रतलाम और नीमच निम्न वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा याद रखिएगा, मध्य प्रदेश को इन्हीं 4 वर्षा वाले क्षेत्र में विभाजित किया गया है। औसत वर्षा वाले क्षेत्र, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, निम्न वर्षा वाले क्षेत्र एवं औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। अगला प्रश्न है, जलवायु की भिन्नता के बारे में मध्य प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों अगर बात जलवायु की जाए तो जलवायु की भिन्नता के आधार पर मध्य प्रदेश को 5 भागों में बांटा गया है। और अगर वर्षा की बात की जाए तो वर्षा के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। आइए देखते हैं जलवायु के आधार पर इन 5 में बांटा गया है। मालवा पठार क्षेत्र, उत्तर का मैदानी क्षेत्र, विंध्य पर्वतीय क्षेत्र, नर्मदा घाटी क्षेत्र एवं बघेलखंड पठारीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है, राज्य में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस महीने की गर्मी को द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में सितंबर अक्टूबर की गर्मी को द्वितीय ग्रीष्म ऋतु के नाम से जाना जाता है। और यह प्रश्न पहले कई एग्जाम से पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के बीच से कितने मिलीबार की वायुदाब रेखा गुजरती है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के बीच से 1000 मिलीबार की वायुदाब रेखा गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। 1000 मिलीबार की वायुदाब रेखा एवं 40 डिग्री की समताप रेखा, इन दोनों रेखाओं के बारे में याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ये थी हमारी एमपीपीएससी प्रीलिम्स की स्पेशल मैराथन सीरीज की 6वीं क्लास। आशा करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आपने अभी तक अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसके अलावा अगर आपने पहले की 5 क्लासेस नहीं देखी हैं तो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासेस को भी जरूर देखिएगा। जल्दी ही फिर हाजिर होता हूं अपनी अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।